हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, 4 टाइप की आपकी क्वांटम नंबर्स होती है, वो हमने देख लिया था और उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो भी हमने देख लिया था। और इन्हीं क्वांटम नंबर्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं आपके एक ऑर्बिटल में। ठीक है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं आपके एक ऑर्बिटल में। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो उनकी फीलिंग कैसे होती है, उनका ऑर्डर क्या होता है आपके। ठीक है ना, वो आज हम सीखेंगे। उसके लिए क्या होता है, कुछ रूल्स हमको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो आज हम वो रूल पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के लिए आपके कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है ना, उसमें फर्स्ट जो रूल आता है आपका, दैट इज अफबाउ रूल। अफबाउस रूल या अफबाउ प्रिंसिपल भी इसे बोला जाता है। ठीक है ना, अफबाउ रूल बोल सकते हो या अफबाउ प्रिंसिपल बोल सकते हो उसको। ठीक है ना, तो ये क्या कहता है, अफबाउ के रूल के अकॉर्डिंग आपकी जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे होती है। मतलब सबसे पहले आपका लोअर एनर्जी लेवल भरा जाएगा, उसके बाद आपका हायर एनर्जी का जो ऑर्बिटल रहेगा वो भरा जाएगा। ठीक है ना, तो यही है इसका रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है आपका, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन according to Aufbau principle, feeling of electron is always from lower energy level, from lower energy, जो आपका शेल बोल लो आप। ठीक है, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, आपको ये चीज ध्यान रखनी। ठीक है, लोअर पहले भरा जाएगा, उसके बाद आपका हायर एनर्जी लेवल भरा जाएगा। ठीक है, मतलब लोवेस्ट को आपको पहले भरना है और उसके बाद हाईएस्ट को भरना है। ठीक है, अब देखिए हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा आपका जो लेवल है, कौन सा आपका ऑर्बिटल लोअर लेवल पे है और कौन सा हायर एनर्जी लेवल पे है। ठीक है ना, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक और रूल दिया गया, उसे हम बोलते हैं N+L रूल। क्या बोलते हैं उसे हम, N+L रूल। ठीक है ना, इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं। देखिए कैसे, जिस वैल्यू के लिए N+L की वैल्यू कम होगी, ठीक है, वो होता है आपका लोअर एनर्जी लेवल पे, और जिस ऑर्बिटल के लिए आपके N+L की वैल्यू हायर होगी वो होगा आपका हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, जैसे मैं आपको कंपेयर करवाऊँ 3s और 3p में आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमें पता है N+L की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3s मैंने आपको बताया था। 3 किसको डिनोट करता है, n को। ठीक है, और जो s होता है ये सबशेल, ये किसे डिनोट करता है, आपके l को। तो 3 n की तो वैल्यू हो गई 3। अब s सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो 3 + 0 कितना हुआ, 3। क्लियर है, यहाँ हम बात करें n की वैल्यू कितनी है, 3, और l की वैल्यू p सबशेल के लिए आपके l की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो 3 + 1 टोटल आंसर कितना है, 4। इसका मतलब आपका 3s जो है लोअर एनर्जी लेवल पे होगा और 4s जो होगा, ये आपका 3p जो होगा वो हायर एनर्जी लेवल पे होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मान लो कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 4s, क्या ले लूँ साथ में 4s। अब हम इन तीनों का कंपैरिजन करना है। 4s के लिए अगर हम n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू कितनी आती है आपके 4। ठीक है, और l की वैल्यू कितनी आती है, 0। तो N+L अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कितना आता है, 4 आता है। तो 3p और 4s में से कौन पहले भरेगा, क्योंकि दोनों के लिए N+L की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ये नियम चलता है कि जब आपके N+L की वैल्यू सेम हो किन्हीं दो ऑर्बिटल्स के लिए, तो हम क्या करते हैं, जिसके लिए n की वैल्यू छोटी होती है वो आपका लोअर लेवल पे होता है, और जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होती है वो आपका हायर लेवल पे होता है, हायर एनर्जी लेवल पे होता है। क्योंकि हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² है। ठीक है, जैसे जैसे आपका n की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उसी रूल को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी लेवल कम होगा, यहाँ पे एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, तो पहले ये भरा जाएगा और उसके बाद ये भरा जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे पहले तो 3s भरेंगे, उसके बाद क्या भरा जाएगा, 3p, और उसके बाद आपका 4s भरा जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की
फीलिंग को करते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, ठीक है। इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसका एक चार्ट भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए इस अगर रूल को हम लिखें N+L रूल को, तो हम क्या कह सकते हैं, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbital is according to N+L rule, and which orbital have lower value of N+L will be filled first, and the orbital which have higher value of N+L will be on higher energy level and will be filled फर्स्ट था, तो ये आपका लास्ट रहेगा, will be filled later on, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी। पहला रूल तो ये। दूसरा रूल क्या है आपका, अगर जब N+L की वैल्यू आपकी सेम हो जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इफ़ जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, इफ़ द वैल्यू ऑफ N+L is same for two orbitals, then the orbital which have lower value of N will be filled first। क्यों? क्योंकि वो आपका लोअर एनर्जी लेवल पे होता है, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। फिर इसका एक डायग्राम भी है N+L रूल का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो NCERT में भी दिया हुआ है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए अगर हम देखें जो डायग्राम दिया हुआ है NCERT में, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए अब अगर हम बात करें आपके N+L रूल के हिसाब से, देखिए चार्ट वैसे तो आपको क्या है, ये धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे, इसके बाद पीरियोडिक टेबल आएगा, फिर केमिकल बॉन्डिंग है, ये 2-3 चैप्टर आप पढ़ोगे ना, तो अपने आप आपको इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करते हैं वो आपको प्रैक्टिस हो ही जाएगी, ठीक है ना। याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा पहले भरा जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग है तो रूल को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको बनाने का क्या तरीका है, जैसे 1s, ये 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, ठीक है। फिर आपका 5s 5p 5d 5f, फिर आपका 6s 6p आपका 6d और आपका 6f, इस तरह सो ऑन आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है। सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका 1s से फीलिंग हुआ, यहाँ से आपको घूमना है, घूमते हुए जाइए आप 2s के ऊपर, ठीक है। फिर आप घूमते हुए जाइए 2p और 3s, फिर रोटेट होते हुए जाइए आपके 3p 4s, ठीक है। बीच में नहीं काटना, बीच में आपका ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। फिर आपका 3d 4p 5s, फिर बीच में आपका ब्लैंक, ठीक है। फिर आपका 4d 5p 6s, ये आपका रूल दिया हुआ है, ठीक है। ये कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आपका N+L रूल को फॉलो करता है। 1s के लिए हम बात करें, N+L की वैल्यू आप निकालिए 1s के लिए,
1 + 0 1 होती है, ठीक है। 2s के लिए अगर हम निकालें, 2s के लिए n + l की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 2p के लिए निकालते हैं n + l की वैल्यू 2 + 1 3, और यहाँ पे 3s है, 3s के लिए भी आपकी n + l की वैल्यू क्या है, 3 ही है, मतलब दोनों की लेवल सेम है, बट इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरा जाएगा, 2p में। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे कम है, इसलिए पहले क्या भरा, 2p, फिर क्या आया, 3s। फिर अब आगे चलो, 3p 4s, यहाँ पे अगर हम n + l की वैल्यू देखें, 2s के लिए n + l की वैल्यू क्या थी, 2 थी, ठीक है। यहाँ के लिए n + l की वैल्यू देखें, 3 + 1 कितना 4, या फिर यहाँ पे देखो 4 + 0 4। इस तरह आपके अगर यहाँ पे आप देखोगे तो n + l की वैल्यू 5 आएगी, यहाँ पे आपके n + l की वैल्यू 6 आएगी, मतलब वो ही रूल फॉलो कर रहा है n + l वाला ही, बस आपको एक चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है ताकि आपको पता रहे, ठीक है। तो 1s पहले, फिर 2s, 2p, 3s, पहले क्या भरा जाएगा, 1s, ठीक है। उसके बाद आपका 2s, फिर 2p, 2p के बाद फिर आपका 3s, फिर आपका 3p, फिर आपका 4s, क्लियर है, फिर आपका 3d। तो इस तरह से आपका चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है ना। ये आपको याद हो जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है ना, क्लियर। ये होता है आपका n + l का रूल, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो रूल होता है n + l का रूल, ये आपके केवल मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको लिखना है, n + l रूल is only applied for मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, जिसमें आपके एक से ज़्यादा एटम्स हो। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम कौन सा होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए ये रूल अप्लीकेबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम दैट इज हाइड्रोजन, this rule is not applied, ठीक है ना। क्योंकि हाइड्रोजन में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इनमें तो क्या है, 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनका एनर्जी लेवल डिफरेंट हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन का, बट हाइड्रोजन के केस में क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो या तो वो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो उसका एनर्जी लेवल हमेशा एक ही रहता है, ठीक है ना, चेंज नहीं होता है, इसीलिए ये जो रूल है आपका हाइड्रोजन के लिए अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे पॉइंट से आपको क्वेश्चन बना के पूछे भी जाते हैं, ठीक है। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम दैट इज हाइड्रोजन दिस रूल इज नॉट अप्लाइड, ठीक है। तो उसके लिए जो एनर्जी लेवल होगा 1s का सबसे कम होगा, उसके बाद 2s और 2p इनका क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद या फिर एक पॉइंट यहाँ और लिख लीजिए, ठीक है ना। उसके लिए जो रूल एप्लीकेबल होता है जो एनर्जी का, वो केवल और केवल आपके n के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। केवल हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल नंबर है उससे ही अप्लाई, अब उसका एनर्जी लेवल चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए आपका लोअर एनर्जी लेवल, फिर सेकंड शेल तो हायर एनर्जी लेवल, ठीक है ना। दिस रूल इज नॉट अप्लाइड फॉर हाइड्रोजन एटम वी फॉलो or we can say for hydrogen atom the energy levels increases as per the increase in शेल नंबर। आपका जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जाएगा एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। 1s का सबसे कम होगा, उसके बाद 2s और 2p इन दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब सेकंड शेल के लिए आपकी एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। फिर क्या आता है 3s 3p, 3s ले लो, फिर 3p ले लो, आज में अगर 3d और 3f भी है, 4f नहीं आएगा, 3d है, 3f नहीं आता, ठीक है। तो ये भी आपके सेम एनर्जी लेवल पर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 4s 4p किसके बराबर, 4d, और वो 4f के बराबर है, ठीक है। एंड सो ऑन आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए ये एप्लीकेबल है, बट
मल्टी इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज के लिए आपका ये रूल एप्लीकेबल होगा जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ मैंने 3F नहीं लिखा था, ठीक है ना। आई थिंक हो सकता है किसी को डाउट आया हो कि 3F क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3F ऑर्बिटल होता ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, अगर आप देखोगे 3F के लिए बात करें तो N की वैल्यू कितनी है 3, क्लियर है। F की वैल्यू निकालिए, F के लिए L की वैल्यू निकालिए, SPDF कितनी वैल्यू होगी 0 1 2 3। L की वैल्यू भी कितनी आती है, N की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू भी 3 है। मैंने आपको एक रूल लिखाया था आपका किसमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर में, कि L इज ऑलवेज ग्रेटर देन L, N इज ऑलवेज ग्रेटर देन L, मतलब N की वैल्यू हमेशा L से ज़्यादा होती है, उससे कम नहीं होती है। वो हमने देखा भी था कि जब N की वैल्यू 3 थी तो आपको 3 सबशेल मिल रहे थे, L बराबर 0, L बराबर 1 और L बराबर 2। L बराबर 3 वाला कोई सबशेल नहीं था, ठीक है ना। इसलिए 3F जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। 4 आपका F स्टार्ट होता है आपके 4F से, ठीक है ना। तो यहाँ पे N की वैल्यू 4 हो जाती है और L की वैल्यू 3 रहती है, तो N इज ग्रेटर देन L, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से आप कंपेयर भी कर सकते हो कि अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, ठीक है, और उसमें पूछ लिया जाए कि कौन सा होगा या कौन सा आपका नहीं होगा, तो आपको N और L की वैल्यू निकाल के चेक करना है कि जिसके लिए N की वैल्यू ज़्यादा है, केवल वही, बराबर भी नहीं चलेगा, बराबर भी नहीं चलेगा, हमेशा ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है, वही आपका ऑर्बिटल होगा, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे 2D होता है, यहाँ पे मैंने 2S और 2P लिखा, 2D नहीं लिखा। 2D के लिए अगर हम N की वैल्यू देखें तो 2, और D की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू कितनी होती है, S के लिए 0, P और D, L की वैल्यू है 2, N बराबर L हो गया, तो ये रूल भी एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए 2B भी मैंने नहीं लिखा, क्लियर है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए ये आपको, ठीक है, ये तो हमने देख लिया, चलिए ठीक है। एक टर्म होता है वो भी मैं आपको यही समझा देता हूँ, ठीक है ना, जो ऑर्बिटल से ही रिलेटेड है, क्योंकि वो भी आपके बहुत जगह काम में आता है, ठीक है ना। वो टर्म होता है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या होता है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, ठीक है। जिन जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे ये होता है कब, जब आपके पास कोई भी एक्सटर्नल फील्ड ना लगाओ, ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, तब के केस में है ये। जिन जिन जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है सेम, अब उन्हें हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे हमने देखा था पी सबशेल, पी सबशेल में आपके 3 ऑर्बिटल थे, क्या थे, 3 ऑर्बिटल थे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये तीनों क्या है, आपके सेम एनर्जी लेवल पे। कब, जब आपके पास एक्सटर्नल कोई भी फील्ड नहीं लगा हुआ है तब, ठीक है। लेकिन जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या है, अलग अलग लेवल पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। डी सबशेल, डी सबशेल में भी हमने देखा था आपके पास 5 ऑर्बिटल थे सेम एनर्जी लेवल पे। कौन कौन से थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये पांचों क्या है आपके सेम एनर्जी लेवल पे, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है इनमें से किसी भी आपके ऑर्बिट में जा सकता है, ऑर्बिटल में जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबके एनर्जी लेवल सेम है, बट इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अगर मैं बोलूं, यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे आप देखिए ये आपके 2s और 2p है, ठीक है। यहाँ पे कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, s में 1 होगा और p में आपके 3, तो टोटल आपके यहाँ पे 4 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे आपके, ठीक है।
वहीं अगर मैं 3s 3p 3d में देखूं कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, 1 + 3, 3 तो इसके पी के और डी के आपके 5, तो 5 3 8 + 1 9 आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। यहाँ पे आपके 16 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है ना, क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है पहली बात। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं क्योंकि ये क्या टर्म जो है बहुत जगह काम में आता है। ठीक है ना, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, आप नोट कीजिए, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हम किनको कहते हैं, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल। ठीक है ना, ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल, ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल are degenerate in absence of electric field, or we can say absence of external field, ठीक है, but in presence of an electric field or magnetic field, and electric field or magnetic field they split into different एनर्जी लेवल्स। मतलब जो आपका पी एक्स पी वाई पी जेड जो आपके सेम लेवल पे थे वो क्या हो सकते हैं, आपके पी एक्स पी वाई और पी जेड आपके डिफरेंट लेवल पे हो जा सकते हैं। पी एक्स यहाँ पे हो गया, पी वाई यहाँ पे और पी जेड यहाँ पे हो गया, होता ही है ऐसा। ठीक है ना, जब भी आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। देखिए हमने देखा था बोहर के मॉडल में, ठीक है ना, आपका थर्ड शेल से आपका सेकंड शेल पे इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन बाद में हमने देखा था कि स्टार्क इफेक्ट देखा था और एक था जीमान इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या बोलता था, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो है जो स्पेक्ट्रल लाइन थी ये क्या होती है, अलग अलग छोटी छोटी लाइंस में स्प्लिट हो जाती थी। वो होता क्यों था, इसलिए होता था क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, ठीक है, तो आपका जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है ऊपर से वो या तो इसमें आ सकता है या फिर इसमें आ सकता है या फिर इसमें आ सकता है। तो अलग अलग एनर्जी लेवल्स हो गए, इसलिए आपको अलग अलग स्प्लिटिंग लाइंस दिखाई देती है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम स्टार्क इफेक्ट और वो जो जीमान इफेक्ट था मैग्नेटिक फील्ड वाला उसको हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए। डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल से मतलब उनकी एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। अगर डीजेनरेट नहीं है तो उनके एनर्जी लेवल आपका सेम नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर अपना हम सेकंड प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ठीक है ना, आपका पहला प्रिंसिपल था आपका अफबोर रूल कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकंड प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। ओके, तो आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड प्रिंसिपल, ठीक है, या सेकंड रूल जिसके जरिए आप इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हो, दैट इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड जो आपका सेकंड रूल है दैट इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है ना, अगर हम इसको देखें ये क्या कहता है, देखिए अकॉर्डिंग टू पाउली क्या है, एक ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमें पता नहीं कितने होते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया कि 2 ही होते हैं। ठीक है ना, वो अभी हम इसके जरिए पता भी लगाएंगे कि 2 ही क्यों होते हैं। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू पाउली एक इलेक्ट्रॉन आपके एक ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू होती है वो सेम नहीं होती है। ठीक है, ये सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है ना, तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, according to Pauli no two electrons in a orbital have the same values of all the 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है,
ये इसका स्टेटमेंट है। जैसे एक आपका ऑर्बिटल है, ठीक है, इसको मान लिया हमने नाम दे दिया 3p नाम दे दिया, ठीक है। एक और ऑर्बिटल है सेम, ठीक है, ये आपका थर्ड ऑर्बिट हमने ले लिया, सेम है आपका 3px और ये भी आपका 3px। हम पहले क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फिलअप किया, एक बार 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए, ठीक है। हमने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए, ठीक है, क्लियर। यहाँ हमने फिलअप किया आपके 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, ठीक है। चलिए इनके लिए हम क्या करते हैं, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम 3p के लिए बात करें तो n की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 होगी, क्लियर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें, उसके बाद हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इसके लिए भी n की वैल्यू 3 है, ठीक है। इसके बाद l की वैल्यू अगर हम डिफाइन करें, p है, l की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पे भी l की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। m की वैल्यू सपोज करो मैंने इसको -1 दे दी, m की 3 वैल्यू होती है, -1 +1 और 0, मैंने इसको कोई भी एक वैल्यू असाइन कर दी -1 सबके लिए, ठीक है। तो m की वैल्यू -1, यहाँ पे भी m की वैल्यू क्या है -1। s की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दोनों क्लॉकवाइज है, एक ही सेम डायरेक्शन में, तो +½ और s की वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगी +½ होगी। यहाँ इसका मतलब यहाँ पे आपकी चारों क्वांटम वैल्यूज जो है वो क्या है, सेम है, इसलिए ये आपके पाउलिस रूल को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पे भी फर्स्ट तो आपका क्लॉकवाइज है, सेकंड एंटी क्लॉक है, कोई दिक्कत नहीं, अपोजिट होगा स्पिन, बट थर्ड वापस आपका क्लॉकवाइज है। इसका मतलब जो फर्स्ट का जो जितनी भी वैल्यूज आएगी चारों क्वांटम नंबर की, वो की सेम टू सेम वैल्यू आपके थर्ड के लिए भी आएगी। क्यों? क्योंकि आपका चारों क्वांटम नंबर जो स्पिन होगा वो क्या हो जाएगा सेम, अगर ये +½ है तो ये भी +½ ही रहेगा, मतलब ये रूल भी, ये वाला भी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपको फॉलो नहीं करता है पाउलिस प्रिंसिपल को, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ हम यहाँ अगर हम देखें n की वैल्यू 3 है और इसके लिए भी n की वैल्यू 3, l की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे भी l की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1, यहाँ पे भी m की वैल्यू -1, s की वैल्यू यहाँ पे +½ रहेगी और यहाँ पे s की वैल्यू क्या रहेगी -½ क्यों? क्योंकि अपोजिट स्पिन है, इसलिए ये आपका पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल में आपके मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि जैसे थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा उसका जो स्पिन है वो किसी ना किसी पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन उनके स्पिन से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए 2 ही मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, पहली बात। और जो 2 आएंगे उनका स्पिन भी क्या होना चाहिए अपोजिट, सेम अगर स्पिन के होंगे तो भी नहीं आ सकते, अगर अपोजिट स्पिन है तब जाके उनकी चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है सेम नहीं होगी। 3 तो सेम है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 4th आपकी डिफरेंट है, क्लियर है ना। तो 4th एक भी डिफरेंट है तो आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चारों सेम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल में आपके मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो भी केवल और केवल अपोजिट स्पिन के, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मैक्सिमम है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। हम क्या कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, so we can say that in an orbital we can only accommodate maximum 2 इलेक्ट्रॉन्स। हम एक ऑर्बिटल में केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, ठीक है। वी कैन से दैट इन एन ऑर्बिटल वी कैन ओनली अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन एंड both the electrons must have opposite spin, उनका स्पिन क्या होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक प्रिंसिपल था जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने निकाली थी जो वैल्यूज फाइंड आउट की थी, नंबर ऑफ सबशेल इन ए शेल,
इन ए शेल। जब आपके शेल n होते हैं तो आपके सब शेल भी कितने होते हैं, या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, नंबर ऑफ, क्योंकि सब शेल तो सेम ही होते हैं, सेम के बराबर, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल n, उसकी वैल्यू आती थी n स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, ठीक है। वहाँ मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या था, 2n स्क्वायर, मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 2 से, इसका मतलब जितने ऑर्बिटल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि एक ऑर्बिटल में आपके मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ कभी कभी क्या है, आपसे खेल भी जाता है वो, जैसे आपको पूछ लिया 3D सबशेल और आपको पूछ लिया 3D ऑर्बिटल, इनमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। तो 3D सबशेल पूछा है ना, 3D सबशेल का मतलब होता है उसमें D में 5 ऑर्बिटल है, कितने, 5 ऑर्बिटल। D सबशेल में आपके 5 ऑर्बिटल हैं, एक हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। और 3D ऑर्बिटल बोल दिया तो एक ऑर्बिटल में आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपके यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। सबशेल और फिर सबशेल के अंदर आते हैं ऑर्बिटल, ठीक है ना, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसे नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं अपना थर्ड रूल। ओके, तो आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड प्रिंसिपल, थर्ड रूल, दैट इज हुंस रूल, ठीक है। देखिए हमारा जो थर्ड रूल है दैट इज हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये रूल होता क्या है। देखिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुम Hund's rule, out of the different arrangements, of same electronic configuration, out of the different arrangements for the same electronic configuration, the arrangement which have higher multiplicity or maximum multiplicity will be more stable, वो क्या होगा, आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो वर्ड आता है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी होता क्या है, ठीक है ना। देखिए मल्टीप्लिसिटी, इसको हम m से डिनोट करते हैं, और ये हम डिफाइन करते हैं 2s+1 से, ठीक है। किससे, 2s+1 से, ठीक है। यहाँ पे s क्या है आपका, सम ऑफ स्पिन्स, जितने भी आपके स्पिन्स हैं उनको ऐड करना है, सम ऑफ स्पिन्स, ठीक है। देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे आपको P3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है, ठीक है। मतलब आपको P में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 2 अरेंजमेंट लेते हैं आपके, ठीक है। एक तो ये वाला रहेगा, ठीक है, इस तरीके वाला एक अरेंजमेंट ले लेते हैं हम, ठीक है। एक अरेंजमेंट हम लेते हैं इस तरह वाला, ये जो है एरो, तीनों क्लॉकवाइज की जगह आपके तीनों एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तीनों आपके एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। देखिए अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले हमें वैल्यू डिफाइन करनी होगी एस के लिए। एस की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ स्पिन, जितने भी स्पिन है उनका एडिशन, ऐड करना है। अगर प्लस आप माने क्लॉक का, तो एंटी क्लॉक का होगा -r,
तो प्लस हाफ और माइनस हाफ ये तो हो गया 0 और एक बचा उसका प्लस हाफ, तो एस की वैल्यू है हाफ। एस की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो एम की वैल्यू कितनी आएगी, एस की वैल्यू कितनी है प्लस हाफ, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी होगी हाफ, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें वही वैल्यू एस के लिए, एस की वैल्यू कितनी आएगी प्लस हाफ और प्लस हाफ कितनी होगी 3/2, 3/2 हो गई। और m के लिए अगर हम m की वैल्यू निकालें तो कितनी होगी 2 × 3/2 दैट इज 3 + 1, m की वैल्यू होगी 4। इसका मतलब ये जो आधा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है मोर स्टेबल है, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी माइनस हाफ होगी, अपने को क्या लेना है मोड लेना है, ठीक है। तो 3/2 ये टोटल वैल्यू m की आएगी 2 × 3/2 दैट इज 3 + 1 4 वैल्यू आएगी, सेम आएगी, ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, क्लियर है। वहीं अगर हम देखें हमें लिखना है P4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका P4 का। P4 में हम क्या करेंगे, देखिए अपने पास दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, या तो हम ऐसे फिलअप कर दें, ठीक है, या फिर हम क्या करें इस तरीके से फिलअप कर दें, ठीक है। दो अरेंजमेंट हो गए, क्लियर है। अब देखो इसके लिए अगर हम एस की वैल्यू निकालें क्या होगी प्लस हाफ और माइनस हाफ 0 0 और ये भी 0, एस की वैल्यू 0, एम की वैल्यू अपने पास क्या आएगी 1, ठीक है। यहाँ अगर हम एस की वैल्यू निकालें, एस की वैल्यू क्या आएगी प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये तो हो गया 0, यहाँ का प्लस हाफ और प्लस हाफ मतलब एस की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी होगी, एम की वैल्यू कितनी है आपकी, ये तो प्लस 1 हो गई, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ अगर हम रखेंगे 1 तो 2 + 1 3, यहाँ पे भी आपका ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसको सिंपल वर्ड में कहें तो, अगर ये नहीं भी समझ में आया तो भी अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे तब सबसे पहले हम हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे स्टार्टिंग में, और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। अगर सब में भर दिया है एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपकी पेयरिंग स्टार्ट होगी फर्स्ट, फिर हमारी पेयरिंग होगी, ठीक है। ये इस सब कहानी का सार है जो आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पहले ही मैंने यहाँ पे नहीं भरा और पहले ही पेयरिंग कर दी, वो गलत होगा, ठीक है। पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी आपकी जब आपके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो, ठीक है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन। दो है तो कोई दिक्कत नहीं, एक भरना है तो एक भर दिया, दूसरा भरना है यहाँ नहीं भरेंगे गलत, दूसरा कहाँ जाएगा नेक्स्ट आपके ऑर्बिटल में, तीसरा भरना है तो ना तो इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी, इसमें जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ भरना है, अब आप पेयरिंग कर सकते हो, फिफ्थ भरना है पेयरिंग कर सकते हो, सिक्स भरना है पेयरिंग कर सकते हो, आया समझ में। तो पेयरिंग कब होगी जब आपके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं आपके सबशेल में, जैसे पी में 3 ऑर्बिटल है तो तीनों में फिलअप होना चाहिए, डी सबशेल लोगे तो उसमें 5 ऑर्बिटल है तो पांचों में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन पहले जाना चाहिए, उसके बाद आपके छठा जो इलेक्ट्रॉन आएगा उससे पेयरिंग आपकी स्टार्ट होगी, क्लियर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये रूल है जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल आउट ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट, या तो ये अरेंजमेंट या फिर ये अरेंजमेंट, आउट ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द अरेंजमेंट विच हैव मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी विल बी मोर स्टेबल, जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी एम की वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या होगा ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये वाला, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अब आके आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टेटमेंट नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखनी है कि आपको पेयरिंग जो होगी कब स्टार्ट होगी जब हर एक ऑर्बिटल में क्या हो सिंगली ऑक्यूपाइड हो, मतलब हर एक ऑर्बिटल में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया हो, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को आप यहाँ लिख भी सकते हो, दैट इज पेयरिंग विल अकर, या हम लिखें पेयरिंग विल नॉट अकर, पेयरिंग will not occur until each orbital in a subshell will be singly occupied,
singly occupied. Pairing will not occur until each orbital in a subshell will be singly occupied. जब तक आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता सब में, तब तक आपकी पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। पेयरिंग कब स्टार्ट होगी आपकी? जब आपके हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन कम से कम हो, ठीक है। यह है इस कहानी का सार, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए एक बार आप। ओके, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने 3 रूल पढ़े आपकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए। ऑफबाउ रूल पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने N+L रूल भी पढ़ा, ठीक है, उसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने आपके पाउलीज का प्रिंसिपल पढ़ा, ठीक है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और उसके बाद हमने हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में जाना, ठीक है। तो ये आपके 3 रूल होते हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, या फिर उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको किस तरह अरेंज किया जाता है वो हम इन रूल के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फीलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कल हम वैसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, तब तक थैंक यू वेरी मच।